हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को क्लास 12th में 80 में से 80 या 100 में से 100 जो भी नंबर आपको चाहिए उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है। भाई रिलेशन एंड फंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं और इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर में कवर करा चुका हूं। आप हमारे चैनल के लिंक पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाए तो टेलीग्राम पर आ जाओ, कमेंट कर दो और मेरी इंस्टा आईडी प्लस मैं आप लोगों को अपने जीमेल दे रहा हूं, जिस पर आपका कोई भी 12th क्लास रिलेटेड डाउट हो मुझे भेजो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अब बात करते हैं इस रिलेशन एंड फंक्शन की। तो देखो भाई, इस रिलेशन फंक्शन में हम बहुत इधर उधर की बात नहीं करेंगे। पेपर में 5 नंबर का आता है, पहला और दूसरा चैप्टर मिला लिया जाए तो 8 नंबर का, तो 4-5 नंबर के अराउंड ही आता है। तो हम इसमें ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हमें भी पता है इसमें क्वेश्चन कैसा आने वाला है, तो सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था उस पर चर्चा करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है इसके अंदर हमें। अब बात रही, हमने सिर्फ ये रिलेशन इसके अंदर देखे हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं होते, कुछ ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले रिलेशन भी होते हैं। तो शुरुआत हम इन्हीं से करने वाले हैं कि भाई रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। तो देखो भाई, बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिलेशन होता है वो बेसिकली अपने पास जब दो सेट होते हैं तो उनके एलिमेंट्स के बीच कोई एक सेम कनेक्शन होता है तो उसे हम रिलेशन बोलते हैं। अगर मैं 11th क्लास की डेफिनेशन पे जाऊं, व्हेन टू नॉन एम्प्टी सेट आर गिवन देन रिलेशन इज फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऐसे करके बोलेगा वो आपको। हालांकि ये चीजें अब आपसे वो नहीं पूछने वाला, अब आपसे वो पूछेगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो सीधा बात करते हैं इन रिलेशंस के ऊपर। तो देखो भाई, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बताना है। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं और इसका सिंपल सा मतलब होता है जब कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट ना करे उसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 एलिमेंट का हमें सेट दिया हुआ है और उनके डिफरेंस को वो 8 बता रहा है तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी से बिल्कुल अपोजिट। देखो एम्प्टी क्या होता है कि भाई जब कुछ बने ही ना, और ये तब होता है जब सब कुछ बन जाए। सर सब कुछ कैसे? जैसे कि मान लो अपने पास 2 सेट है 1 2 3 4 5 6, जब पहला एलिमेंट सबसे रिलेट कर जाए, दूसरा भी सबसे रिलेट कर जाए और तीसरा भी सबसे रिलेट करा जाए तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को। फिर लास्ट में आता है आइडेंटिटी। अब मुझे पता है आप पहली बार इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, आपने रिलेशन फंक्शन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो बात यह है कि बच्चे को आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इस वीडियो के बाद नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो यहां पर क्या बताया गया है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पर बात समझो, रिफ्लेक्सिव क्या होता है अभी चर्चा करेंगे, लेकिन यह सिर्फ तब लगता है जब एक सेट के एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होते हैं। जैसे देखो यहां बनाकर दिखाता हूं मैं आपको, मान लो यहां पर लिखा है ए बी सी और यहां भी लिखा है ए बी सी। अगर ए सिर्फ ए से, बी सिर्फ बी से और सी सिर्फ सी से, अगर यही कंडीशन आ रही है तो इस वाले को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। बात समझना, इसका कहने का अर्थ ये है कि ए जो है ना वो बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, सी से कनेक्ट नहीं हो सकता, बी सी जो है वो बी से नहीं हो सकता, ए से नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, अब आराम से चर्चा करते हैं इन चीजों पे। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, किसी भी सेट की जब आप बात करते हो, लेट्स से सेट ए की हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं यहां पे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग टू द रिलेशन। हर एलिमेंट के लिए ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप कहोगे सर आइडेंटिटी और इसमें फिर फर्क क्या रह गया? भाई बहुत फर्क है, ध्यान देना। भाई जब मैं लिख रहा हूं यहां पर ए कोमा ए, क्या लिख रहा हूं? ए कोमा ए, तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको 1 1 ही लिखना पड़ेगा, 2 2 ही लिखना पड़ेगा। आप 1 2 भी लिख सकते हो, बट ये होना कंपलसरी है, इसका होना कंपलसरी है। ये होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखो मान लो आपने को कोई सेट दिया है, कोई भी सेट दिया है 1 2 3 4, ठीक है, एक रिलेशन हमने बनाया 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4। तो आपने क्या करा,
हर एलिमेंट को उसी से रिलेट कर दिया, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। तो हर एलिमेंट हर किसी से रिलेट हो गया, तो इसे आप रिफ्लेक्सिव बोलते हो। अब इसी के साथ अगर ये चारों तो आए, इसके साथ 1,2 आ जाए, 3,4 आ जाए, तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट होने चाहिए। इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम आप बना सकते हो, 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4। अब 1 2 के साथ होना चाह रहा है, चलेगा। फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन कैसे भी बनाया जा सकता है। तो भाई अगर मैं यहां पर बोलूं कि 2 3 के साथ हो सकता है, हो सकता है, ये बात याद रखना। तो यहां पर मेरे हिसाब से डिटेल क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस आगे हम करने वाले हैं, पहले लॉजिक समझो कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो वीडियो को फॉरवर्ड करो और सीधा क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने लिखा मान लो L1, L2, और ये बोल रहा है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप यहां पर क्या करोगे, जब यहां L1 लिखा है ना, तो आप L2 की जगह भी L1 ही लिखोगे, दोनों में आप सेम एलिमेंट दिखाओगे, ठीक है। और फिर जो चीज यहां पर है कि L1 और ये भी L1, अब बताओ क्या L1 L1 पे ही परपेंडिकुलर होता है? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, तो ये बात सही नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और सुनो, एक और सुनो। अब फिर से L1, L2 लिख दिया मैंने, फिर से लिख दिया L1, L2, और यहां पर मैंने लिखा L1 L2 के पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो अब आप लिखोगे सर L1, L1, और ये बोल रहा है कि L1 L1 के पैरेलल है। अब बताओ क्या ये बात ट्रू है? भाई ये बात भी ट्रू है। अब ये बात ट्रू है क्योंकि अब आपको लगेगा सर कोई चीज़ अपने आप के पैरेलल कैसे हो सकती है। अगर आपने मेरी वेक्टर 3D की वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होगा कि ये पैरेलल हो सकता है। भाई L1 L1 के ही पैरेलल होता है, क्योंकि कोलिनियर वो लाइन होती है जो किसी सेम लाइन्स के पैरेलल हो जाए। याद रखना इस बात को, ये 3D के अंदर आ रखा है थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से आपको याद रखनी है ये बात। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं भैया ये तो पैरेलल है बट ये कोलिनियर है। ऐसा नहीं होता, ये बात ट्रू है और ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, याद रखना बच्चों को, ठीक है भाई। और अगर एक क्वेश्चन आ जाए जैसे कि x, y, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, तो देखो भाई अगर मैंने x माइनस एक्स कर दिया तो 0 आएगा। अब सर x माइनस एक्स क्यों करा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ही तब है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ही तब है जब दोनों पर सेम एलिमेंट आप यूज करते हो। तो आ जाओ, अब ये जो 0 है ये डिविजिबल है। 0 क्या है? डिविजिबल बाय 4 है, क्योंकि 0 किसी को डिवाइड नहीं करता, पर 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, और जब 0 हर नंबर से डिवाइड होता है तो ये रिफ्लेक्सिव है। मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दे दिए, आगे डिटेल क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इनके नंबर ऑफ वाला क्वेश्चन भी आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये सुनो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखो इसमें एक बहुत जरूरी तथ्य है, उसे ध्यान रखना। इफ A, B belong to R, then B, A must belong to R। इस बात का यह अर्थ है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में A, B दिख रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में A, B दिख रहा है तो आपको B, A ढूंढना पड़ेगा, और B, A मिलते ही ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर कोई सेट है लेट्स से 1 2 3, और मेरे को एक रिलेशन बनाकर दिया किसी ने 1 1 2 2 3 3, तो बच्चा कहेगा सर ये मुझे पता है ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। भाई ये रिफ्लेक्सिव होगा, बट मुझे सिमेट्रिक पूछा गया है, तो बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? सोच के देखो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल ये सिमेट्रिक होगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो ये वाली बात आई नहीं, तो वही तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये वाली बात आएगी तो आपको ये वाली बात ढूंढनी है। यही चीज ट्रांजिटिव में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगर A, B R से बिलोंग करेगा तो ही आपको B, A को भी R से बिलोंग कराना है, वरना नहीं कराना। ये बात याद रखना। अब जैसे अगले एग्जांपल में समझाता हूं, 1 1 है मान लो, 2 2 भी है, अब मैं 3 3 नहीं लिख रहा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तीनों का होना जरूरी था, है ना। मैंने लिख दिया 1 2, क्या अब ये सिमेट्रिक है? अब सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अब देखो 1 2 मिल गया, 1 हो गया A और 2 हो गया B,
तो अब 1 2 अगर मुझे मिला है तो मुझे 2 1 भी चाहिए होगा, यानी अगर ए भी मिल रहा है तो बी ए भी चाहिए होगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं 2 1 यहां पर लिख दूं 2 1, तब ये सिमेट्रिक है, वरना ये सिमेट्रिक नहीं था। आई होप ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, आ जाओ। जैसे कि L1 था और L2 था, है ना, तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर था। अब देखो ये बात तो गिवन हो गई ना क्वेश्चन में, ये बात तो क्वेश्चन में गिवन हो गई, और जब ये बात क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसका उल्टा कर दो, L2 इधर कर दो, L1 इधर कर दो, और अब उसी तरीके से इसको भी लिख दो। अब आप खुद बताओ, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा? सर डेफिनेटली होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है और ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगले क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के देना और कमेंट में जरूर देना, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना सभी बच्चे। A, B सच दैट A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। तो मुझे बताओ, अगर A B का ब्रदर है, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर A B का ब्रदर है, A इज अ ब्रदर ऑफ B, A अगर B का ब्रदर है तो क्या इसका उल्टा भी सही होगा? क्या B, A भी सही होगा? B इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ A। अच्छा एक बात बताओ, A अगर B का भाई है, ठीक है, तो क्या B भी A का भाई होगा? सोच के देखो इस बात को। अब कई बच्चे, पॉज करके पहले आंसर दे दो, कई बच्चे इसका आंसर बोलते हैं सर ये सही है, मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है जरा सोचो, A B का भाई है, A B का भाई है, पर अगर वो लड़की हुई तो मैं तो तब भी भाई रहूंगा ना, पर वो तो मेरी बहन हो गई, उल्टी बढ़ गई ना बात। A इज अ ब्रदर ऑफ B, A तो B का भाई है, तो क्या B A का भाई होगा? भाई जरूरी नहीं है, वो सिस्टर भी तो हो सकती है, वो सिस्टर भी तो हो सकती है। तो याद रखना है इस बात को, बड़ी कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। अब आ जाओ ट्रांजिटिव क्या होता है, क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे जो एग्जाम में आए, एक कैसे बोलते हैं उसको, जो एग्जाम में आए एक जैसे, ऐसे समझ लो, कुछ भी, शायरी के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सेम पीछे वाली बात, इफ क्या लगाएंगे सबसे पहले, इफ A, B belongs to R, B, C belongs to R, कि अगर A, B और B, C अगर, याद रखना, अगर ये बिलोंग करेगा, देन यानी तब, अगर A, B और B, C R से बिलोंग करेगा, तब A, C को भी R से बिलोंग होना पड़ेगा, तभी उसे हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। मतलब सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फिर वही कहानी 1 2 3 वाली, ठीक है भाई। अब मैंने एक रिलेशन बनाया, मान लो मैंने लिख दिया 1 1 और 2 2 3 3। अब एक बात बताओ, क्या मैंने ए बी लिखा इसमें? नहीं लिखा। क्या बी सी लिखा? नहीं लिखा। तो चेक ही नहीं करना, और ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, सिंपल, सोचो ही मत। अगला सुनो, मान लो सिर्फ 1 2 लिखा, सिर्फ 1 2 लिखा, तो देखो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, ए भी मिल गया सर, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर ये भी होगा और ये भी होगा तब आपको ये ढूंढना है। तो इसका मतलब इसमें ए बी तो है, ध्यान से सुनना, ए भी तो है, पर इसमें बी सी नहीं है, तो मैं ए सी नहीं ढूंढूंगा और ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब ये दोनों ट्रू हो और ये वाला ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तब ये बात बढ़ती है। और सुनो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं, 1 2 दे दिया और 2 3 दे दिया। अब देखो ये ए, ये बी, ये बी और ये सी, सुनते जाना, बी सेम है ना, तो अब हमें ए सी चाहिए, तो ए सी है 1 3। अब इसमें अगर मैं 1 3 लिख दूंगा तो ये ट्रांजिटिव है, पर अभी इसमें 1 3 नहीं लिखा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या आपको ट्रांजिटिव का मीनिंग समझ में आया? एक और एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, तो समझना अब L1 तो L2 पे परपेंडिकुलर है, ये बात गिवन हो गई, पहली दो बात गिवन हो गई अब क्वेश्चन में, ठीक है भाई। फिर L2 भी L3 पे परपेंडिकुलर है, भाई L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। सर कैसे? भाई देखो, आप प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अगर आता है या इस तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये बात तो आप अज्यूम करोगे ना, ये वाली बात आप क्या करोगे? अज्यूम करोगे। तो जरा देखो, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो अगर ये बात ट्रू है तो क्या L1 भी L3 पे परपेंडिकुलर होगा? वही बात, AB
BC तो ये हो गया AC। तो ज़रा नोटिस करो, मान लो ये लाइन है L1 और ये है L2, ठीक है। L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर है, ये लो जी। तो L1 और L3 भी क्या परपेंडिकुलर होंगे? नहीं सर, वो आपस में पैरेलल हो रहे हैं, वो आपस में पैरेलल हो रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये वाली बात फॉल्स हो गई और ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो कमेंट में लिख दो रिलेशन ओके। क्या लिख दोगे? रिलेशन ओके। अब चलते हैं अपने नंबर ऑफ की बात। अब इसकी तरफ मत आना, तसल्ली से सीखेंगे, तसल्ली से आ जाओ। देखो भाई, अब आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं भी चाहूँगा कि आपको काफ़ी बार ये अच्छे से बताया जाए। टेंशन मत लेना, अभी इक्विवेलेंस आना बाकी है और उसमें तो इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि क्या ही बोलूँ आपको मैं। देखो भाई, अगर पेपर में कभी आ जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, पहले आपको बिल्कुल ही बेसिक को थोड़ा सा 11th का इसमें बता देता हूं कि अगर मान लो कभी आपसे पूछे नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो याद रखना अगर पहले सेट में ए एलिमेंट है और दूसरे सेट में बी एलिमेंट है तो आपका जो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 की पावर AB। मतलब सर मान लो पहले एलिमेंट में या पहले सेट में 5 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन पता है कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशन वो होंगे 2 की पावर A इंटू बी, मतलब 5 इंटू 3। तो 2 की पावर कितना हो गया? 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, छेड़छाड़ करी जाएगी आगे। आ जाओ दिखाता हूँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वाले को ना ये फर्क नहीं पड़ता, एक सेकेंड, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले को ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप लोग ये सोचो कि भाई यहाँ पर A टू B हो। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है फ्रॉम A टू A, याद रखना वो सिर्फ A टू A की बात करता है। तो अगर A सेट में 4 एलिमेंट हैं तो आप 4 टू 4 ही जा रहे हो, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 की पावर n इंटू n-1। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसमें कई बार इसको लोग ऐसे भी देखते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। भाई n अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा ही तो आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 4 एलिमेंट हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 4 और n-1, तो 4 में से 1 को माइनस करो, 3 आ गया, तो 2 की पावर आ गया 12। कितना आंसर आ गया? 2 की पावर 12। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? 2 की पावर n-1, तो 4 और फिर 4 माइनस 1, तो 4 तिया 12। सिमिलरली भाई बच्चे बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस क्वेश्चन को, आप मत करना। अब आ गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी वही होता है फ्रॉम A टू A, फ्रॉम A टू A, तो ये आएगा 2 की पावर, फिर से बोल रहा हूं, 2 की पावर n+1 अपॉन 2, और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो कंफ्यूज मत होना, MCQ में क्वेश्चन आता है सेम। मान लो अब मेरे पास 4 एलिमेंट ही हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताने हैं मुझे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताने हैं। तो कैसे बताओगे सर? 2 की पावर 4 गुणा में 4 + 1 होगा 5 और नीचे आएगा 2, तो काट दो इसे, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या आ गए? 2 की पावर 10। कितना आ गया? 2 की पावर 10। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नंबर ऑफ रिलेशन समझ में आए होंगे। इसे अच्छे से कॉपी में नोट करो, ये फॉर्मूले एग्जाम में डिट्टो आ जाते हैं और अगर आ गए तो आपके 1 नंबर पक्के। अब बात ये आती है कि एग्जाम में बच्चे को लगता है कि सर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, अगर आपसे बड़ा वाला क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो 2 MCQ देखने को मिल सकते हैं, या 2 नंबर का, या सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिख जाएगा, या तो 4 नंबर की केस स्टडी दिख जाएगी। तो हर तरीके से हमें चीज़ों को तैयार करना है।
अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो भाई ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई फॉर्मूला फिक्स है ही नहीं, ना ही कोई फॉर्मूला होता, तो आप इन्हें याद ही कर लो, ठीक है। और इससे ऊपर आपके सीबीएसई सिलेबस में पूछेगा ही नहीं, ना ही आपके किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछने वाला। तो देखो भाई 1 2 3 4, मतलब अगर एक एलिमेंट है पूरे सेट में, सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे। और अगर 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? 13। और 3 एलिमेंट में 171, और 4 एलिमेंट में 3994। इस वाले नंबरों को आप लर्न कर लो, अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट छेप देना, क्योंकि इससे ऊपर आएगा ही नहीं, ये बात याद रखना, इससे ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। आ जाओ, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है भाई, जो सिमेट्रिक भी है, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, और जो आपका ट्रांजिटिव भी है। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों बातें सत्यापित हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो भी बताऊंगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनाते हैं, इसकी बहुत ही प्यारी ट्रिक बताऊंगा, तसल्ली रखना। पहले एक आधा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पढ़ो। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दे रखा है अपने को 0 से लेकर 12 तक, गिवन बाय दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास भी बताओ। इक्विवेलेंस क्लास भी बताओ, किसकी बतानी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ? मान लो मुझे बतानी है 1 की, बताओ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, आ जाओ। सबसे पहले कोई सा भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो डेटा है वो लिखो। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए, एक्स इंटीजर है जो कि 0 से लेकर 12 के बीच में आएगा, 12 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा बच्चे? 12 के बीच में आएगा। उसके बाद अपने को रिलेशन बताया हुआ है a, b सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। मतलब क्या है इस बात का? ये क्वेश्चन हो गया कि अगर मैं a माइनस बी मॉड्यूलस में रखता हूं तो वो 4 का मल्टीपल होगा। अब सॉल्व करने का तरीका देखो कितना इजी एंड सिंप्लीफाइड है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि शो करना है ये रिलेशन किस तरीके का है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन पूरा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, ये पूरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस वाले के लिए मुझे a चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जो a माइनस बी लिखा है ना, उस b की जगह भी a आएगा। अब a माइनस ए होता है 0। अब 0 का 4 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल भाई, क्योंकि 4, अब यहाँ मल्टीपल बोल दे या डिविजिबल बोल दे, एक ही बात होती है, ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन इंटीजर से फॉलो हो रहा है, नेचुरल नंबर से फॉलो नहीं हो रहा। तो क्या a माइनस ए जो 0 है, ध्यान से देखना, 0 जो है क्या वो 4 से डिवाइड होता है? यस सर। तो ये बात हो गई ट्रू। तो आप बोल दोगे हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सर इतना आसान होता है? अरे भाई इतना ही आसान होता है। ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है ना, ये जो चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें लिखना आ गया तो आपके नंबर पक्के हैं। बस लिखना आना चाहिए, वही बच्चे को फंसाता है, ठीक है भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद बात आती है सिमेट्रिक की। आप अपनी कॉपी के पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। अब सिमेट्रिक में ये, अच्छा यहाँ नीचे लिख देना कि a, बिलोंग कर गया, a, बिलोंग कर गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक की। अच्छा, सिमेट्रिक में ये बात ऑलरेडी गिवन है कि a, b तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि a माइनस बी 4 का तो मल्टीपल है ही, तो इसको मैं 4k लिख रहा हूं। अब k कुछ भी हो सकता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कुछ भी हो सकता है। ये चीज गिवन है। अब मुझे चेक किसके लिए करना है? अगर a, b ट्रू है तो अपने को चेक करना है कि b, a भी ट्रू हो। तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल और सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। मैं चेक करने चला b, a को, तो मैंने लिख दिया b माइनस ए। सर क्यों लिखा आपने b माइनस ए? भाई जब a और b था तो a माइनस b था, तो मैंने b माइनस ए कर दिया। अब नोटिस करो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर a माइनस बी बच जाएगा, हाँ या ना? अब सर ये मॉड्यूलस में है तो नेगेटिव को इग्नोर कर कर मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ, यस। और ये 4k के बराबर है, यस सर। तो इसका मतलब जो a, b था वो 4 का मल्टीपल था और b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो गया। तो ये बात भी ट्रू हो गई। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि b, a ऑल्सो बिलोंग टू r।
ए कोमा ए तो बिलोंग था ही, बी कोमा ए भी बिलोंग हो गया, तो आर अपना सिमेट्रिक हो गया, आर अपना सिमेट्रिक हो गया। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में भी क्या गिवन होता है कि भाई ए कोमा बी तो पहले से ही बिलोंग है, बी कोमा सी भी पहले से ही बिलोंग है। अब आपको बस ले देकर ए कोमा सी को बिलोंग करना है। तो पहले बताओ ए कोमा बी बिलोंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कि बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो जरा इसमें ध्यान से, मॉड्यूलस अगर मुझे हटाना है, क्योंकि भाई अरेंज तो करना ही पड़ेगा, अब वो प्लस माइनस लगा दिया मैंने वहाँ पे, यहाँ भी मैंने माइनस हटाना, मॉड्यूलस हटाना है तो प्लस माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, ए बी मेरे पास है, बी सी मेरे पास है, ए सी प्रूफ करना है, तो कैसे भी करके मैं बी हटाना चाहता हूँ। अब बी माइनस का है, बी प्लस का है, कैंसिल होगा, तो इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लो। यहाँ से उठा लो ए माइनस का बी प्लस यहाँ से उठा लो बी माइनस का सी। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ से उठा लो ए माइनस का बी, उधर से उठा लो बी माइनस का सी, और बराबर में आ गया प्लस माइनस का 4k1 प्लस माइनस का 4k2। ठीक है भाई, अब कॉमन ले लो, प्लस माइनस 4 भी कॉमन है, अंदर बचा k1 प्लस k2। अब ये किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हो आपके, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है वो 8 है या 12 है, मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है 4 के मल्टीप्लाई में। बी से बी गया, ये ए माइनस सी आ गया। अब ये प्लस माइनस लगाया क्यों था? मॉड्यूलस हटाकर। तो अब यहाँ से प्लस माइनस हटा दो, मॉड्यूलस लगाकर। देखो ध्यान से, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपके पास आ गई, a माइनस सी 4 के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a कोमा सी भी बिलोंग कर गया, क्योंकि जब a कोमा बी बिलोंग था तो ये था, b सी में ये था, तो ये a सी में हुआ ना। तो इसका मतलब r आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब जब r ट्रांजिटिव हो गया तो आप लिखोगे सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सर ये इक्विवेलेंस क्यों हो गया? भाई एक बात बताओ, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब बात आती है इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं? इजी है, ध्यान से सुनना। आप पहले बताओ क्वेश्चन क्या है, हमेशा वही पहले लिखते हैं। सर a माइनस बी है और किसका मल्टीपल है? सर 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि 4 का मल्टीपल है, डेटा कहाँ से कहाँ तक है? सर 0 से लेकर 12 तक के नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। और आपसे इक्विवेलेंस क्लास किसकी पूछी है मैंने? 1 की। इक्विवेलेंस क्लास किसकी पूछी है? 1 की। तो आपको करना क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक की जगह 1 रख दो। रख दिया? यस सर। अब क्या करना है, b की जगह ऐसा नंबर रखो जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। तो कैसे सोचा आपने? सर सबसे पहले मैं 1 रख सकता हूं। सोच के देखो, सर 1 रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 और 0 डिवाइड होता है 4 से। फिर क्या रख सकते हैं? सर फिर 5 रख सकते हैं, क्योंकि 5 में से 1 गया 4 और मॉड्यूलस में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 4 भी 4 का मल्टीपल होता है। फिर रख दो सर 9 रखो, क्योंकि 9 में से 1 गया 8। आप कोई भी नंबर रख के देखो, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है ना, तो मैं 4 प्लस करते जा रहा हूँ। आप कोई भी नंबर रख के देख सकते हो, जैसे मैंने 2 रखा होता, 3 रखा होता, 4 रखा होता, बात नहीं बन रही ना, तो मैंने 5 रख दिया। 6, 7, 8 पे बात नहीं बन रही ना, 9 रख दिया। फिर इसके बाद आएगा 13, और 13 में एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू सिर्फ 12 तक है, तो इस 13 वाले को आप काटोगे। तो इक्विवेलेंस क्लास पता क्या बनेगी? 1 की। इस 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी? 1,5,9, यानी ये 3 वैल्यू हमारी इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएंगे। इससे आसान इक्विवेलेंस क्लास आपको नहीं समझ में आई होगी। दोबारा बता देता हूं कि जो भी जिसकी भी क्लास पूछी है उसको लिख दो, और दूसरी वैल्यू को ऐसा लिखो कि वो कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाइड। दैट्स इट फ्रॉम इट। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं हम, रुक जाओ। पहले ये बता देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन पता कैसे करते हैं, है ना। बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि a है 1 2 3, है ना, a है 1 2 3, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे इसके? देखो भाई, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर मुझे याद है तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा पेपर में,
सीधा इसका आंसर 5 लिख दूंगा, सीधा इसका आंसर 5 लिख दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए बस। तो मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले आप लिख दो 1, क्या लिख दो 1, नीचे भी लिख दो 1, ठीक है। पूरी बात सुनते चलना पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर में 4 से ज़्यादा कभी नहीं आता। सबसे पहले लिखो 1, फिर लिखो 1। अब क्या करना है, ये जो पहली चीज़ होगी और दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चौथी कब होगी भी समझ में आएगा। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। अब इस 1 और 1 को प्लस करके यहाँ लिख दो 2, ठीक है। फिर इस 2 को यहाँ पे उतार दो, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। फिर इस 2 + 1 को लिखो 3, और इस 3 + 2 को लिखो 5। अब इस 5 को यहाँ पे उतार दो, इस 5 को यहाँ पे उतार दो, सही है। अब 5 + 2 7, 7 + 3 10, और 10 + 5 15। तो ये हमारे को पता है क्या बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे 1 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, इधर से 15 आ रहा है, अगर कुछ और आता तो वो इस तरफ आता। तो बस हमें ये बता रहा है कि अगर आपके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है वो 1 बनेंगे। अगर आपके सेट में 2 एलिमेंट हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे, याद रखना इसमें 2 बनते हैं। और अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया 3 एलिमेंट हैं, तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो 5 बनेंगे। देख सकते हो आप, ये ना साइंस वाले बच्चे बड़ा पढ़ते हैं, जेई हो गया, आईटी हो गया, तो बस कॉमर्स वाले कम ही पढ़ते हैं, बस कोई बात नहीं, सब है तो सीख लो। अगर 4 एलिमेंट आ गए पेपर में कभी तो याद रखना 15 होता है। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रिक भी भूल जाओ तो नंबर याद रखना, और कुछ नहीं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फिक्स कर लेनी होती है। फिर से बता रहा हूँ, 1 1 लिख दो, 1 + 1 2, फिर 2 लिख दो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, फिर 5 लिख दो, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। कुछ इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है भाई। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक बार कमेंट में लिख दो, फिर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आ जाओ भाई। देखो भाई अपने पास फिर से एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, दिख रहा होगा आप सबको। और ये हमारा रिलेशन है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेट को हमेशा 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने लिखा रिलेशन को x, y सच दैट x² - y² और <8। ठीक है भाई। अब आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आइए चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैं x, y तो करूंगा नहीं, x, x करूंगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में y की जगह x आ जाता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मॉड्यूलस उठाऊंगा x² - x², ये होता है 0। तो क्या 0 8 से छोटा होगा, सोच के देखो। यस सर, ये बात तो ट्रू है, और अगर ये बात ट्रू है 0 8 से छोटा ही होता है तो r रिफ्लेक्सिव है, r इज रिफ्लेक्सिव। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ईजीएस्ट एज दैट, है ना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चा। आओ, अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि a, b बिलोंग करता है r से, ये बात तो फिक्स है, ये बात गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो अगर a, b गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो सर a, b है ही नहीं, यहाँ तो आपके पास x, y है। कोई बात नहीं, जो है वही इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सर x² - y² 8 से छोटा है। अभी करवा के आया हूँ पीछे क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, हाँ या ना। अब बात ये है तो वो मॉड्यूलस में ही, तो माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं ना, मॉड्यूलस के अंदर ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक सेकंड, एक एरर कर दी मैंने। यहां पर आएगा y और यहां पर आएगा x, तो देखते जाना। अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा y² - x², तो ये भी 8 से छोटा हो गया। यस सर, सेम ही तो बात है। तो जब x, y r से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r से बिलोंग करेगा। अरे कहने का मतलब ये है। अच्छा एक बात बताओ, 4 में से 5 गए या 5 में से 4 गए, एक बचेगा सर, एक में माइनस एक में प्लस। लेकिन अगर मॉड्यूलस में है तो 4 में से 5 जाए या 5 में से 4, क्या फर्क पड़ता है, हैं तो दोनों 1। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये वाली चीज भी ट्रू हो गई, तो r सिमेट्रिक हो गया, r हमारा सिमेट्रिक हो गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अब बात आती है ट्रांजिटिव के लिए।
अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना पेपर के अंदर कभी भी, तो आप जानबूझ के सवाल को गलत करने की कोशिश करो। गलत मतलब सर अभी समझाता हूँ। आप कैसे भी उस कंडीशन को फॉल्स साबित करने की कोशिश करो। अगर आप साबित करने में सक्सेसफुल हो गए तो सही है, नहीं हो पाए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ट्रू है। ये तरीका होता है करने का। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ट्रांजिटिव में क्या बोला है कि ये चीज़ तो पहले से गिवन है, जैसे कि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है और y माइनस वाई कोमा जेड भी बिलोंग कर रहा है। मतलब x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 8 से छोटा है, ठीक है, ये मॉड्यूलस है। और y का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर भी 8 से छोटा है। अब आपको x और z के लिए चेक करना होता है, तो कभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट टेक एन एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया, यानी मैंने वैल्यू ली 1,2। क्या वैल्यू ली मैंने? 1,2। तो अब ज़रा देखो क्या ये बात ट्रू है? यस सर सही तो है। ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 3 आएगा, जो कि बात सही है। फिर मैंने ली वैल्यू 2,3 ले ली मैंने वैल्यू, मान लो 2,3, क्योंकि यहाँ से जो ख़त्म होती है वहीं पे ये शुरू होती है। फिर मैंने उसको पुट करा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का 4, 3 का 9, तो ये भी कितना आया सर? 5 आ गया। तो ये वाली बात भी ट्रू आ गई। अब इसका एक अलग तरीके से, मतलब जैसे आपने लिया ए बी, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने लिया ए बी, इधर से लिया आपने बी सी, तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, फिर बी हो गया ये और सी हो गया ये। तो अब आप 1 3 को चेक करोगे और जैसे ही आप 1 3 को पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आएगा 1 और ये आएगा 9, ये आएगा 8। अब बताओ क्या 8 8 से छोटा होता है? सर नहीं होता, ये तो बराबर होता है और इसमें इक्वल टू की बात कहीं नहीं हुई, तो ये वाली बात फॉल्स हो गई, ये वाली बात फॉल्स हो गई। तो ऐसे आप ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही लो, आप 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और ज़्यादा आपको ट्रू मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जब ये फॉल्स आ गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई थी उसका जवाब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे है और कैसे नहीं है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन है जो अभी आपने करा है, इसमें वैल्यूज़ लेके करना, इसमें वैल्यूज़ लेके करना और ज़रूर करना, वरना छोड़ना मत भाई इसे। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, और बच्चा करता है इसमें गलती, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। इसके ना 2-3 तरीके और होते हैं पूछने के, वो ये रहे। देखो, एक मैं कठिन वाला करवा रहा हूँ, इजी वाले आप कर लेना। इसको अलग तरीके से भी पूछा जाता है। देखो ये रिलेशन है और इसको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, a प्लस बी डी और b प्लस सी। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं, आप एक सीखो, बाकी आप अपने आप कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई नेचुरल टू नेचुरल नंबर की बात करनी है। ओके, a कोमा बी रिलेशन c कोमा डी। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे कि जब आप रिलेशन बनाते हो ना, तो आप x कोमा y लिखते हो, हाँ या ना? यस सर लिखते हैं। जब आप x कोमा y लिखते हो ना, तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ना x, उसकी जगह a कोमा बी दिया हुआ है, सही है पहली चीज। और जो आप लिखते हो ना y, उसकी जगह इस क्वेश्चन में c कोमा डी दिया हुआ है। यानी ये दो वैल्यूज अलग अलग है, ये है पहली वैल्यू और ये है दूसरी वैल्यू। ये बात याद रखना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये चीज तब रिलेटेड होती है जब AD ब्रैकेट में B प्लस सी बराबर BC ब्रैकेट में A प्लस डी, ये ट्रू होता है। पहले इस रिलेशन को समझो तभी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले और आखिरी की गुणा, पहले और आखिरी की गुणा, AD हो गया भाई A और D, पहले और आखिरी की गुणा, और बीच वालों की जमा, बीच वालों की जमा, सही है। उसके बाद क्या कर रहा है वो? बीच वालों की गुणा, बीच वालों की गुणा, सही है। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लास्ट की मल्टीप्लाई, बीच की जमा, और इधर वाले में बीच की गुणा और लास्ट की जमा। देखो B और C की गुणा मल्टीप्लाई और A और D की जमा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई क्वेश्चन, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अच्छा एक बात बताओ,
रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं सर? रिफ्लेक्सिव में आप करते हो x कोमा x ले लेते हो, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर a कोमा b के साथ a कोमा b आएगा। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चे को ये लगता है कि सर सब में a लिख दो, a लिख दो। नहीं ना भाई, यहां पर a b जो है वो पूरी एक सिंगल वैल्यू है और ये पूरी सिंगल वैल्यू है। देख लो क्वेश्चन में एक बार, ये a b है तो इसको भी a b लिखेंगे, ना कि a कर देंगे पूरे के अंदर। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसका मतलब क्या था सर, लास्ट वालों की गुणा करो, तो a को मैंने b से मल्टीप्लाई करा, और बीच वालों की जमा कर दो, तो कर दी मैंने। फिर बराबर में क्या करने के लिए कहा था सर, बीच वालों की गुणा कर दो, तो मैंने BA की गुणा कर दी। फिर बोल रहा था लास्ट वालों की जमा कर दो, तो मैंने A और B की जमा कर दी। अब एक बार अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, प्यारे प्यारे दिमाग से ज़रा नज़र घुमा के देखो, क्या आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं? ध्यान से देखो, ये AB है, ये भी तो AB है, इधर से आ रहा है तो क्या हुआ, ये B प्लस A है, ये A प्लस B है, एक ही तो बात है। तो ये बात तो हो गई ट्रू, और आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको लगता है कि मेरे इस चैप्टर में नंबर नहीं आएंगे। भाई एक बात बता, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और अगर ये स्टेप कर दिया और अगला वाला जो और इजी होने वाला है, तो तेरे 3 नंबर तो बन गए, 2 ही तो कटे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सब कुछ क्यों कटवाना है, जो चीज बच रही है उसे बचाओ ना। चलो आ जाओ, सिमेट्रिक की बात करते हैं अब, आ जाओ। तो सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं कि सर A कोमा B रिलेशन C कोमा D, ये तो पहले से गिवन ही है, तो इसको क्या लिखा, AD B प्लस C और BC A प्लस D, यही है। तो अब इसका उल्टा चेक करना है, उल्टा चेक करना है। तो अगर मैं C कोमा D उठाता हूं और इसको रिलेशन बनाता हूं AB के साथ, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहां से उठाएगा ये CB, क्योंकि लास्ट वालों की गुणा करनी थी और बीच वालों की जमा करनी थी, D प्लस A, और फिर बीच वालों की गुणा करनी थी और लास्ट वालों की जमा करनी थी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। B प्लस सी, B प्लस सी, AD AD, BC BC, D प्लस A D प्लस A, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। और जब लिखने का तरीका बदला है तो इतना सोचना ही क्यों है, सीधा लिखो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब बच्चा बोलता है सर टीचर समझ जाएगा। भाई देखो, टीचर अपने आप तो कुछ नहीं समझता, लेकिन उसको दिखता है ना आपने ये कुछ सोच के ही लिखा है और ये चीज़ ट्रू हो रही है तो वो समझ जाता है। अब वॉइस नोट तो छोड़ के नहीं आओगे ना वहाँ पर कि सर मेरा मतलब ये था, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से समझकर मुझे नंबर दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। वो इसी को देख के समझेगा और इतना लिखने के आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है भाई, ये गारंटी मेरी है। केजरीवाल जी की पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, अपन तो पूरी करेंगे भाई। डोंट ऑफेंड भाई, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, मैथ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव समझना जरूरी है, हर बार बच्चा इन क्वेश्चनों में ट्रांजिटिव में ही फंसता है। आओ मैं बताता हूँ। पहले A कोमा B का रिलेशन R के साथ है C कोमा D, सही है। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग है AD, ये मैं क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ, है ना भाई, ये मैं दिमाग से नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। देखो यही लिखा है मैंने, AD B प्लस C BC A प्लस D। अच्छा, ये बात तो गिवन हो गई ना क्वेश्चन में। सर यही गिवन है क्या, और कुछ गिवन नहीं है? भाई गिवन है, क्या गिवन है भाई, AB CD। अब एक बात बताओ, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करते हो? सर हम करते हैं जैसे x कोमा y दिया है, y कोमा z दिया, बनाते हैं, हाँ या ना। जैसे x y दिया होता है तो आप y z बनाते हो ना। तो ये तो हो गया AB जो क्वेश्चन ने दिया है, ये हो गया CD, तो फिर से y CD ही होगा। ठीक है सर, तो यहां से मैंने उठा लिया, मान लो CD उठा लिया। इसका रिलेशन किसके साथ चेक करेंगे? सर एक नया एलिमेंट बनाना पड़ेगा जो कि EF होगा। समझ में आ रहा है? EF क्यों बनाना है? तीसरा एलिमेंट बनाना है, तो वो EF का नाम होगा यहाँ पे, और इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो क्या बात होगी ध्यान देना। फिर से लास्ट वालों की गुणा, बीच वालों की जमा, सही है, बीच वालों की गुणा और लास्ट वालों की जमा, यहां तक ओके है। अब मुझे प्रूफ पता है क्या करना है? प्रूफ क्या करना होता था? प्रूफ क्या करना होता था सर? x और z को प्रूफ करना होता था, तो वही करना है अभी भी। इसका मतलब AB और EF को प्रूफ करना है, तो दिमाग में लेकर चलना, ये रफ पेज जरूर चल रहा है पर दिमाग में लेकर चलना कि AB और EF को प्रूफ करना है, AB और EF को प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो देखो
भाई सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, बहुत सिंप्लीफाई। b प्लस सी है, इसके डिवाइड में b इंटू सी को ले आओ। a प्लस डी है, इसके डिवाइड में ए डी को ले आओ। अब इससे होगा क्या, नोटिस करना, ये बी सी दोनों के डिवाइड में जा सकता है। तो जब b के डिवाइड में बी सी आएगा तो 1/c बचेगा। कैसे सर, भाई b से b कट जाएगा। जब c के डिवाइड में, यहाँ लिख देता हूँ, जब c के डिवाइड में बी सी आएगा तो c कटेगा, b बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, 1/d और 1/a आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब d प्लस ई डिवाइडेड बाई डी ई और c प्लस एफ डिवाइडेड बाय सी एफ। अब d और d को डिवाइड करो, ये आ गया 1/e। भाई d को d से काटा, 1/e आ गया, और e को e से काटा तो 1/d आ गया। इधर आ जाओ, ये 1/f और ये 1/c। अब देखो आप करना क्या चाहते हो, आप चाहते हो सवाल में a रहे, b रहे, e रहे, f रहे। ठीक है, ध्यान देना, a रहे, कलर चेंज करते हैं थोड़ा इसका, a रहे, b रहे, e रहे और f रहे, ये आप चाहते हो। तो आप क्या करोगे, बाकी सबको माइनस करना चाहते हो। तो उससे बेटर है, जरा सुनना, यहां लिखा है d, यहां भी लिखा है d, तो अगर ये दो तरफ है तो इधर वाला उधर जाके माइनस होगा ना। मैं समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनना पूरी बात। ऐड कर लो इन दोनों को, आप ऐड कर लो इन दोनों को आप। सर इससे फायदा क्या होगा, सुनो पहले, ऐड तो करो। कैसे ऐड करना है, इस वाले को 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। फिर बराबर में आ जाओ, इक्वल में आ जाओ, 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f और 1/c आ गया। अब फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा क्या हो रहा है भाई, सब फायदा यही है। देखो 1/d प्लस का 1/d प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, सेम 1/c भी उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या बचा, 1/b प्लस 1/e बराबर 1/a प्लस 1/f। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, अब सवाल खत्म करना है। ठीक है भाई, थोड़ी सी जगह लूंगा, एडजस्ट कर लेना। ये यहाँ से फेयर वर्क है भाई, 5 नंबर का सवाल था। एलसीएम ले लो इनके, तो नीचे आएगा BE, इधर आएगा AF। ठीक है, अब क्या एलसीएम लोगे तो E प्लस B भी तो आएगा, और इस वाले में क्या आएगा सर, F प्लस A आएगा। सही है, एलसीएम ले लिया मैंने, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो AF E प्लस B या B प्लस E एक ही बात है, और BE इधर ले जाओ, और ये आएगा F प्लस A। तो देखो जो प्रूफ करना चाहते हो वो हो गया, A कोमा B रिलेशन बन गया E कोमा F के साथ। सर कैसे, देखो आपको क्या करना होता है सर, लास्ट वालों की गुणा हो रही है, बीच वालों की जमा हो रही है, फिर बीच वालों की गुणा हो रही है, लास्ट वालों की जमा हो रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। भाई इसे कम से कम 1-2 बार रिपीट कर लेना, क्योंकि जब टीचर नहीं सोच रहा CBSE का इसे रिपीट पेपर में देने से, तो आप क्यों सोच रहे हो। इसे प्लीज़ करना, दोबारा देखना पड़े दोबारा देखो, प्लीज़ मिस मत करना भाई, नहीं तो याद करोगे कि कोई कुछ कह रहा था और आपने सुना नहीं। तो भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। और इसी के जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनको भी ज़रूर करना, और ये इनसे ईजियर है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपने फंक्शन की तरफ। एक गिलास पानी पी लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। हाँ भाई चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। देखो भाई फंक्शन की भी वही बात है, अगर 11वीं में घुसना है तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा अपने इस पे आते हैं। 2 तरीके के फंक्शन होते हैं ना, पर उससे पहले थोड़ा सा बस समझ लो, फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब होता है जब इस सेट के, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो गया आपको। देखो अगर A to B आप फंक्शन बना रहे हो, तो A के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई B के अंदर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, इधर वाले सेट्स को हम प्री इमेज बोलते हैं, और इसमें से जो बनती है उसे हम इमेज बोलते हैं। तो जैसे A की इमेज E है, B की F है, C की G है और D की H है। याद रहे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए।
जैसे ए की इमेज अगर ई बन गई है तो अब ए की इमेज कोई और नहीं बन सकती, क्योंकि फंक्शन में अगर एक बार ए पुट करा तो ई ही आना चाहिए, ए पुट करने पर एफ नहीं आ सकता। अच्छा सर ई कईयों के पुट करने से आ सकता है? हाँ, ई कईयों के पुट करने से आ सकता है। याद रखना, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसके, नहीं तो 2.5 घंटे बैठना रिलेशन फंक्शन के लिए और पेपर में आना भी नहीं है इतना उसके लिए। तो प्री इमेज और इमेज की बात समझ में आ गई। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, लिख ही देता हूं, तुम तो सोचते ही रह जाओगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। सर फंक्शन तो क्लियर हो गया। अब टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सारे होते हैं, बट जो हमें पढ़ने हैं वो है 1 1 और ऑन टू, बस ये पढ़ना। अभी इसके बारे में आगे डिटेल में बताता हूँ कि इसको और क्या क्या बोलते हैं, बट ये फंक्शन की वैल्यू आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फंक्शन के बारे में पता लगा। अब एक चीज़ सीख लो कि कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो ईजी है। जैसे देखो इधर, यहाँ 4 एलिमेंट है, पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं? 4, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं? सर 5। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनते हैं ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। अगर ए टू बी बन रहा है, ए टू बी बन रहा है तो बी की पावर ए आएगा, बी की पावर ए आएगा। अब बताओ बी में कितने एलिमेंट हैं? सर 5, और पावर कितनी आएगी? 4। सॉल्व आप कर लेना, सॉल्व आप कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, ए टू बी में तो बी वाले एलिमेंट जितने भी होंगे उसकी पावर ए आता है, उसकी पावर ए आता है। ज़्यादा फंक्शन के उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अब सीधा बात करते हैं अपने टाइप ऑफ फंक्शंस की। इससे भी वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में ज़्यादा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 क्या होता है। भाई 1 1 का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। समझिएगा, देखो 1 1 का मतलब ही यही है कि 1 1 एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। सर एग्जांपल के लिए देखिएगा ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो 1 2 3 4 है और ये 5 6 7 8 है, 1 1 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। क्योंकि ध्यान से देखो हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, तो ये 1 1 है। ठीक है, और आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 1 1। सर 9 रह गया, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं ए टू बी रिलेशन बना रहा हूँ, सॉरी ए टू बी फंक्शन बना रहा हूँ। तो मेरे को देखना है कि ए वाले सेट के हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज बन गई और सेपरेट इमेज बनी है, कोई रिपीट तो नहीं हुई, तो इसको भी मैं 1 1 बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, याद रखना इस बात को। फिर आ जाओ इधर 1 2 3 4 8 7, ये अब समझना। देखो अब 2 की इमेज भी 9 है और 3 की इमेज भी 9 है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। क्यों? क्योंकि यहां पर मैनी लोग एक ही लोग से कनेक्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, समझिएगा भाई। 2 लोग जब एक ही के साथ कनेक्टेड होंगे तो कलेश तो मचेगा, उस कलेश को मचेगा तो हम उसे 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे, लॉयल नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैनी वन है, तू बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है भाई, मैनी वन हो गया। आजकल इंस्टाग्राम की जनरेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई पे ही रहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, चलिए, तो मैनी वन भी समझ में आ गया, 1 1 भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें। अब ज़रा नोटिस करना कि कब 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे, कब 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे। लेट से आपने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एक काम करते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या ये 1 1 है? कमेंट में लिख देना अगर आपको समझ में आ रहा हो। हाँ जी सर 1 1 है। क्या अभी भी 1 1 है? हाँ सर अभी भी 1 1 है, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है। पूरी बात सुनना, ध्यान से देखो। क्या अब 1 1 है? हाँ सर अभी भी 1 1 है। अब नहीं है, अब है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 बना दूं, क्या अब 1 1 हो सकता है? ये सोच के देखो। सर अब ये 1 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 किसी से कनेक्ट होने लायक बचा ही नहीं है। क्योंकि 5 अगर किसी से कनेक्ट हो गया तो वो मैनी वन बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर 5 ये गया, अब नोटिस करके देखो, 2 अलग अलग वैल्यू की सेम इमेज बन गया मैनी वन। तो इसीलिए यहाँ से एक नई आपको थ्योरी समझ में आएगी कि सर
मैं वन वन फंक्शन कब बन सकता है? लेट से एक सेट है हमारे पास A जिसमें m एलिमेंट है, और एक सेट है हमारे पास B जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है। और अगर आपसे मैं नंबर ऑफ वन वन, नोट्स बना लो भाई इसके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर आपसे पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, तो आपको क्या याद रखना है? अभी आपने क्या चीज इसमें नोटिस करी, क्या चीज इसके अंदर नोटिस करी? देखो ध्यान से कि सर जब पहले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, पहले सेट के अंदर इससे ज्यादा एलिमेंट है, मतलब m n से बड़ा है, तो उस केस में कोई भी वन वन फंक्शन नहीं बनता, और ये एग्जाम में आ भी जाता है। तो याद रखना, पहले सेट में ज्यादा एलिमेंट होने से वन वन फंक्शन नहीं बनता। तो क्या दूसरे सेट में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? हाँ, और बराबर भी हो सकते हैं। कैसे सर? आओ बना के दिखाता हूं, आओ बना के दिखाता हूं। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 बनाए मैंने यहां पर। अब देखो इधर कितने सारे बनाए ना, अब देखते जाओ। ये वन वन है क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज है, लेकिन इनके पास नहीं है, डजंट मैटर, हमें इससे मतलब है, इसके पास होनी चाहिए। तो जब इसके पास होनी चाहिए तो इसका मतलब m अगर n से बड़ा है, मतलब ये वाला केस, तो कोई वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें ज्यादा है तो वन वन फंक्शन बन जाएगा, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है npm। क्या फॉर्मूला होता है? npm। अगर आपको अब npm के बारे में भी नहीं पता तो ये लो भाई, n फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल। अब इतनी उम्मीद मैं करूंगा कि इसको आप सॉल्व करके दिखा पाओ, ठीक है, इसको आप दिखा पाओ सॉल्व करके। लेट से इधर वाले में 6 एलिमेंट थे, इधर वाले में 3 थे, तो ये m हो गया, ये n हो गया, है ना। तो 6p3, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 6 में से 3 गए, 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो, 5 चौक 20 और 20 छिक्के 120, तो आंसर आ गया 120। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया भाई। अब चलो अपने ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ठीक है भाई, ऑन टू फंक्शन भी इजी होता है, ध्यान देना, बट इसका नाम होता है सरजेक्टिव। क्या नाम होता है इसका? सरजेक्टिव फंक्शन। कैसे फंक्शन? सरजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी थ्योरी भी बहुत सिंपल है कि a और b अगर मुझे दिया हुआ है, और a टू b अगर मुझे फंक्शन बनाने हैं, a टू b अगर मुझे फंक्शन बनाने हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b मस्ट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। आसान भाषा में बताता हूं, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। याद रखना, एग्जाम्पल के लिए आओ मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना। 1 2 3 4 8 9 10 11, देखो ध्यान से देखो, सही है, ये वन वन है ना, ये ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक इमेज है, सही है, अपनी एक इमेज है। आप इसको प्री इमेज बोलेंगे, इधर वाले को इमेज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में मैं इसको थोड़ा सा छेड़ दूं, ये 8 है और ये 81 है, कुछ भी लिखो, अलग नंबर होना चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, अब ये ऑन टू फंक्शन है, सर अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि 12 के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो जो सेकंड सेट होता है, याद रखना, जो सेकंड सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर भी अगर मैं आपसे बात करूं सर ऑन टू समझ में आ गया, तो आप बताओ जरा, क्या ये ऑन टू होगा? सोच के बोलना, ऑन टू है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, और ये 10 है। क्या अब्बू अब भी ऑन टू, अब्बू बोल रहा हूं, क्या अब भी ऑन टू है? सोच के देखो। हाँ सर ऑन टू तो है ना, ऑन टू ने ये थोड़ी ना कहा है कि सिर्फ एक प्री इमेज होनी चाहिए, उसने बोला है प्री इमेज होनी चाहिए, तो प्री इमेज तो आ रही है ना। पर ये वन वन नहीं है, अब वन वन नहीं है,
पर ये ऑन टू है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर ऑन टू की ज़रा कहानी को थोड़ा सा और समझेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखो भाई, ऑन टू की अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूँ, ऑन टू कब बन पा रहा है, पहले मैं लिखूंगा दोनों में बराबर एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। अभी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसके बारे में एग्जाम में अभी तक तो कम पूछा है, बट दैट नॉट मीन कि आगे भी नहीं पूछेगा। तो इसके थोड़े से फॉर्मूले ट्रिकी हैं, उन्हें याद रखना, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस। अब मैं कुछ बताता हूँ, अगर आपने नोटिस करा हो तो इस वाले में m n से बड़ा था तब नहीं बन सकता था, ठीक है। इस वाले में अगर m n से छोटा होगा तब आंसर 0 होगा। सर क्यों, ज़रा मैं समझाता हूँ। अभी तक ये ऑन टू है ना, अब बताओ ज़रा ध्यान से सुनना, इधर आ गया 12, अब बताओ ये ऑन टू है, अब बताओ ज़रा ये ऑन टू है, अब ये ऑन टू नहीं है। अब आप कहोगे सर 12 बना दो ना, ये लो, गलत हो गया, क्योंकि अब ये फंक्शन ही नहीं है, अब ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो दो इमेज नहीं हो सकती है, दो अलग अलग एलिमेंटों की सेम इमेज हो सकती है, ये बात याद रखना। अबे भाई इरेजर आ जा, हाँ। तो यानी इस कब ऑन टू नहीं होगा, जब इस वाले में ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब n वाले में तो ज्यादा एलिमेंट है। तो इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ, यहां मैं लिख भी देता हूं, पहले सेट में m एलिमेंट और दूसरे सेट में n एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो अगर दूसरे वाले में ज्यादा है तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन अगर मान लो यहां पर हो जाए 5, अब बन गया। अगर 6 हो गया यहां पर एक एक्स्ट्रा तो भी बन गया, एक और एक्स्ट्रा हो गया 7 तो भी बन गया, क्योंकि अलग अलग एलिमेंटों की सेम इमेज हो सकती है, पर सेम एलिमेंट की अलग अलग इमेज नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब पहले सेट में ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ये चीज है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, सिग्मा, ठीक है, r बराबर 1, और ये जाता है आपका n तक। कहां तक जाता है? n तक। सुनते जाइएगा पूरी बात, कहां तक जाता है? n तक, छोटी वाली वैल्यू तक। फॉर्मूला कहता है -1 की पावर n माइनस r, ठीक है, इनटू में NCR, ठीक है, और r की पावर m, r की पावर m। ये हमारे पास सवाल जाता है। थोड़ी जगह कम है तो यहां क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि फॉर्मूला समझ में आए। अब मान लो पहले सेट में है 4 एलिमेंट, ठीक है भाई, पहले सेट में 4 हो गए तो m 4 हो गया, ठीक है, और n में लिख दिए मैंने 3 एलिमेंट, कोई से भी 3 एलिमेंट लिख दिए। तो जरा नोटिस करो, पेपर में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन तो ये 0 वाला है। वो जानबूझ के आपको बोलेगा कि इस वाले में मान लो 6 एलिमेंट है, ऐसे बोलेगा कि 2 सेट हैं, n में 6 एलिमेंट हैं और m में 4 एलिमेंट हैं। तो बताओ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? अगर एक नंबर में आ रहा तो ढंग से चेक कर लेना, क्या पता 0 ही आंसर आ जाए, क्योंकि दूसरे वाले में अगर ज़्यादा हो गए तो वो हमारा फंक्शन नहीं होता, मतलब ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो अगर ये केस है तो क्या बनेगा? तो देखो इसका आंसर होता है सिग्मा, 1 से शुरू करा, ठीक है, n पे ख़त्म करना है, n 3 है, -1 लगाना है, पावर n माइनस r लगानी है, मतलब 3 माइनस r, ये r की वैल्यू है 1, ठीक है। फिर आएगा NCR, n कितना है सर? 3 है, और c में r है, और r की पावर m है, m कितना है? 4 है। ये हमारा फार्मूला है, दोबारा देख लो, -1 की पावर n माइनस r, NCR, r की पावर m, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना, एक एक करके। सबसे पहले 1 रखो, -3 की पावर 3 माइनस 1, 3c1, 1 की पावर 4, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब प्लस लगा लिया। अब 2 रखो, -1, 3 माइनस 2, 3c2 और 2 की पावर 4, देखते चलो। फिर अगली बार सर 1 से लेकर 3 तक जाना है, 1 से शुरू 3 पर ख़त्म, तो -1 की पावर 3 माइनस 3 और 3c3, क्योंकि r की जगह अपने पास 3 आएगा, और फिर 3 की पावर 4। सॉल्व कर दो इसे। सर ये +1 हो गया, 3c1 3 होता है, तो पहली वैल्यू आ गई 3, ये 3 में से 2 गया 1, माइनस आ गया, 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है, सही है ये वाली बात? यस सर। 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है भाई। फिर ये पॉजिटिव हो गया, 3c3 कितना होता है? 1, 3 की पावर 4 होती है 81, 3 माइनस 48 प्लस 81। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है भाई। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलिए एक लास्ट बात इधर ही लिख देते हैं। एक होता है बाइजेक्टिव रिलेशन,
बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में होता था। अब ये 1 फंक्शन है तो 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए। तो ये किस केस में हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि अगर एक में ज़्यादा होते हैं तो 1 1 नहीं बनता, दूसरे में ज़्यादा होते हैं तो ऑन टू नहीं बनता। इस वजह से याद रखना, अगर दोनों बराबर हैं तो बाइजेक्टिव बनेगा, मतलब 1 1 एंड ऑन टू बनेगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो ये आएगा आपके पास 0। अगर बराबर नहीं है इस वाले में आप m फैक्टोरियल लिख दो या n फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, जैसे मान लो एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट है, और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर सिंपली 4 फैक्टोरियल आएगा। बोलकर बताता हूँ, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन अगर आपसे पूछे और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो आप 4 फैक्टोरियल लगा दो। क्या लगा दो? 4 फैक्टोरियल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और थोड़ा सा सोचना सीखते हैं, थोड़ा सा सोचना सीखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है 1 1 और फिर हमसे पूछा है ऑन टू। ठीक है, मेरे साथ सोचना सीखना। फिर एक दो क्वेश्चन है जिसमें केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनो भाई। अगर नेचुरल टू नेचुरल आप जा रहे हो, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल आप जा रहे हो और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है। पहले ये तीनों एक्स स्क्वायर के सवाल हैं, ध्यान दे लो, फिर एक्स क्यूब पे चलेंगे। तो नेचुरल टू नेचुरल अगर आप जा रहे हो, कलर चेंज करते हैं, पहला केस दिखाई दे रहा होगा सबको। अगर आप नेचुरल टू नेचुरल जा रहे हो तो 1 रखने पर 1 आएगा, ठीक है, 2 रखने पर 4 आएगा, स्क्वायर कर रहे हो ना, 3 रखने पर 9 आएगा। तो आप नोटिस करो हर एक वैल्यू की अपनी इमेज आ रही है। जितने नंबर रखते जाओगे उतनी वैल्यू आती जाएगी। तो ये 1 1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि देखो 1 की तो प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है, पर क्या 2 की कोई प्री इमेज है? अब बताओ 2 किसका स्क्वायर होता है? सर किसी का नहीं होता। इसी वजह से ये ऑन टू नहीं है। याद रखना, रीजन लिखना हो तो ये लिख देना, 2 हैज़ नॉट एनी प्री इमेज, 2 हैज़ नॉट एनी प्री इमेज। सेम विद द इंटीजर में भी यही होगा, बस माइनस प्लस होता है तो उसका हमें ध्यान देना है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब अगर मैं इंटीजर टू इंटीजर जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1 रखा, उसका स्क्वायर भी 1 आया, ठीक है, -1 रखा, उसका भी स्क्वायर 1 आया। मैं आपको मेन रीज़न बता दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है, और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब बच्चे अभी टेंशन मत लेना, अभी मैंने आपको सिर्फ इस 1 1 फंक्शन की थ्योरी बताई है, ठीक है, ऑन टू की मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है वो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो भाई, तो ये 2 अलग अलग फंक्शनों की सेम इमेज आ रही है, तो ये तो 1 1 भी नहीं हुआ इंटीजर के अंदर, ठीक है, और ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज़रा देखो, 2 की कोई प्री इमेज होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर करा जा रहा है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ रियल टू रियल, तो याद रखना 1 1 में 1 का स्क्वायर फिर से 1 और -1 का स्क्वायर फिर से 1, तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। लेकिन जब आप ऑन टू के लिए चेक करोगे तो ज़रा बताओ, क्या इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो? अगर मैं रियल टू रियल की बात कर रहा हूँ, सोच के देखो, अगर मैं रियल टू रियल की बात कर रहा हूँ तो क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। देखो, आप बोलोगे सर -1 जो होता है रियल में, पूरी बात सुनना, -1 जो होता है रियल नंबर में वो तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। अब एक बात मेरे दिमाग में बैठा लो, कि कभी भी आपसे रियल टू रियल का क्वेश्चन आ जाए और एफ एक्स कुछ इस तरीके से हो, स्क्वायर 4 6, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो वो कभी भी 1 1 भी नहीं होता और कभी ऑन टू भी नहीं होता। ये स्क्वायर में ही इतनी प्रॉब्लम होती है। अब ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी है, इससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि क्यूब का नंबर आ रहा है। और अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 किसका क्यूब होता है, तो याद रखना 2 1/3 का क्यूब हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन ये चीज़ तभी एप्लीकेबल हो सकती है जब क्वेश्चन रियल नंबर का हो, ठीक है। तो अभी मेरा फोकस सिर्फ इस 3 चीज़ों पे शिफ्ट करो, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर में सीधा आ जाती है, ठीक है। कारण ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है भाई? कारण। अगर आपको कारण ढूंढना आ गया तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है भाई।
अगर आपको रीजन ढूंढना आ गया तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। आप ये देखो 1 1 क्यों नहीं हो सकता, ऑन टू क्यों नहीं हो सकता, सर इसके पास इमेज नहीं है, इसके पास प्री इमेज नहीं है, ऐसे सोचना होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर कभी 1 1 की बात हो बच्चे, तो आपको दो फंक्शन दिए होंगे fx1 और fx2। ठीक है, कैसे सर, जैसे आपको एक fx दिया, कोई भी दिया fx, उसको एक बार x1 रख लो और एक बार x2 रख लो, फिर दोनों को इक्वल रखो। अगर कैसे भी x1 x2 के बराबर आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, तो ये 1 1 है। और अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो मैनी 1 है। याद रखना, अभी बताऊंगा कैसे। अगर ऑन टू की मैं बात करूं तो ऑन टू में सिंपल सा फंडा है, करवाऊंगा तभी समझ में आएगा। बाकी एक चीज़ समझो, जैसे कोई फंक्शन लिखा होता है a गोज़ टू b, लिखा होता है ना ऐसे, तो ये जो a होता है ना, ये a आपकी डोमेन होती है, इसको याद रखना, a आपकी डोमेन होती है। अच्छा b क्या होती है, आधे बच्चों ने अभी अपने दिमाग में बोला होगा सर रेंज होती है। अबे भाई रेंज नहीं होती है, कोडोमेन होती है। क्या होती है ये, कोडोमेन, याद रखना। और ऑन टू फंक्शन तभी होता है जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। सर क्यों, ज़रा देखो, आप फंक्शन a टू b बना रहे हो, हाँ या ना, सही है। अब ये पूरा कोडोमेन का सेट है, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यानी पूरी की पूरी रेंज भी यही बन जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑन टू बन जाएगा। अब देखो आप बोलो सर इस पे 1 घंटे का लेक्चर दो, भाई 7 घंटे लग जाएंगे करवाने में मुझे रिलेशन फंक्शन। मैं आपको इन डेप्थ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उस चीज, जहाँ तो हम डेप्थ में ही रहे, समझा पूरा ही रहा हूँ मैं आपको हालांकि, लेकिन मैं पेपर पे पॉइंट ऑन रखना चाहता हूँ कि अभी आपके पास समय कम है, उस समय को यूज़ करा जाए अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये बात याद रखना। बाकी इसमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, FOGY। अब ये क्या होता है ये आगे समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे क्वेश्चन आया, शो करो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोलते हैं उसको, सोची ना होगी, है ना। चलो आ जाओ। जब ऐसे लिखा हो ना a इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है कि जो अपना फंक्शन है ना वो a टू a है, a टू a है। और यानी कहने का मतलब है a हमारा है रियल नंबर जिसमें से 2/3 को हटाया जा रहा है, और दूसरा भी a वही है कि रियल नंबर जिसमें से 2/3 को हटाया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे 2/3 रखने से ये वैल्यू 0 बन जाती है। आओ प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन उठाया मैंने, जो भी फंक्शन है उसे मैंने लिखा। बहुत ईजी है भाई, ध्यान से सुनना, मज़ा ना आ जाए ना नाम बदल देना। चलो देखो भाई इधर, अब मैंने नीचे लिखा 1 1 के लिए, अभी जो आपको पीछे पढ़ा कर आया हूँ कि fx1 बराबर fx2 कर दिया। अब इसको उठा के नीचे लिखो 4x + 3 6x - 4, 4x + 3 6x - 4। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में x1 और x2 लिख दूंगा। ठीक है, देखो पहले x1 का सवाल था तो x1 लिख दिया, x2 का सवाल था तो x2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे भी करके इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 4x1 + 3 6x2 - 4 बराबर 4x2 + 3 6x1 - 4। सही है यहाँ तक चीज़ें, सर बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, अब गुणा करनी है, 4 को इससे करो, सर 6 चौक 24 x1 x2, 6 चौक 24। ठीक है भाई, फिर 4 चौक 16 माइनस का x1, सही है। फिर 6 तिया 18 x2, सही है। फिर 4 तिया 12। देखते जाना भाई, कब नहीं होता मैं ये भी बताऊंगा। कई बार ना सवालों में ऐसा होता है कि x1 ना ± x2 के बराबर आता है, तो इस नेगेटिव की वजह से हम बोल देते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा। अभी हम वही चेक कर रहे हैं कि कैसे भी करके x1 बस x2 के बराबर आए। ठीक है, नीचे वाले पे आ जाओ, अगले वाले पे। फिर 4 6 24 x1 x2, फिर 4 को 4 से करा 16x, 4 चौक 16 x2, फिर 6 तिया 18 x1 और माइनस का 12। अब देखो भाई ध्यान से, माइनस का 12 हट जाएगा भाई, प्लस माइनस हो जाएगा। उधर जाना भाई, इधर क्यों आ गया हमें सवाल में डिस्टर्ब करने। भाई 12 हट गया, बस याद रखो। 24 भी हट गया, सेम था, तो क्या बचा, माइनस का 16x1 18x2 माइनस का 16x2 प्लस का 18x1। अब x1 वाले एक तरफ कर दो, सर कैसे, प्लस का 18 इधर आके माइनस का, ये वाला प्लस का 18 इधर जाके माइनस का।
18 और 16 सर 34, हाँ या ना सर, ये भी 34। तो नोटिस करके देखो, 34 से 34 गया, x1 x2 के बराबर आ गया। बस यही करना था इस पूरे क्वेश्चन में। सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो पूरे नंबर ले लूंगा, सवाल आना भी तो चाहिए तेरे पेपर में, ठीक है भाई। लेकिन आता है, ऐसी बात नहीं है कि आता नहीं है, कई बार आया। देखो 5-5 नंबर में सवाल पूछा गया है। अब तुम्हारी किस्मत किस जगह पर जाकर बैठेगी ये तुम्हें ही पता होगा, ठीक है भाई। तुम्हें भी क्या पता होगा, वो तो CBSE वालों को पता होगा। अगर ये क्वेश्चन सेम पेपर में आ रहा है 5 नंबर लेने हैं, बस ये याद रखना। नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा आएगा, जो करा रहा हूँ उसमें से मिल जाएगा, बस ये याद रखना। टाइप यही रहेगा और होमवर्क जरूर करना। ये हो गया भाई f इज 1 1, f इज 1 1, ये बात याद रखना, ये 1 1 हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू कैसे प्रूफ करें। इसके लिए थोड़ा सुनना। सबसे पहले ऑन टू के लिए हम लिखते हैं fx को, वट एवर द fx इज 4x + 3 6x - 4। बेटा मैंने लास्ट में भी पढ़ाऊंगा आपको, जब आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम आ जाएंगे, 8 9 13 दिन मिल रहे हैं ना छुट्टी में, उसमें भी पढ़ाऊंगा, तब भी और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब भी पढ़ लेना। ये बात पहले ही कह रहा हूं मैं, कहीं पता लगे उन्हें मिस कर रहे हो। अब ध्यान दो भाई, ऑन टू में क्या करना होता है। fx को ना y मान लो, ठीक है। यस सर मान लिया। अगर आपको थोड़ा बहुत डोमेन रेंज के बारे में पता है तो ये इधर आ गया। एक केस स्टडी और है बस आपके साथ, और ये क्लियर हो जाएगा। फिर 6xy - 4y। सर कर क्या रहे हो भाई, सुनो पहले। ये हमने इक्वेशन बना दी, जैसे ये y है ना इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं यहां चाह रहा हूं सारा x आ जाए और y उधर चला जाए। तो कैसे होगा, -4y उधर जाके प्लस का 4x इधर आके माइनस का, इसमें आ रहा है x कॉमन, 6y - 4। देखा आपने कुछ। अब क्या होगा, x बराबर 4y + 3 डिवाइडेड बाय 6y - 4। ये बन गई हमारी वैल्यू, ये बन गई हमारी वैल्यू। देखते जाओ भाई, ठीक है। अब यहां पर आप निकालोगे रेंज। क्या निकालोगे, रेंज। सर रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं भाई। देखो जब भी कोई फंक्शन p/q की फॉर्म में होता है, तो आपको बस कैसे भी करके ना q को 0 के बराबर नहीं होने देना। तो आप ये देखो 6y - 4, इसको हटाओ अभी, कैन नॉट बी 0, तो y बराबर आ गया 4/6, ठीक है, नॉट इक्वल टू में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2/3, नॉट इक्वल टू में। तो जो रेंज है वो क्या आ गई, रेंज आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। 2/3 को छोड़कर सारे नंबर आ सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे नजर घुमाओ, ये रही आपकी डोमेन, हाँ या ना, और ये रही आपकी कोडोमेन। ध्यान से देखो, कोडोमेन और ये आपकी वैल्यू इक्वल आ गई, तो जो आपकी रेंज आई है वही आपकी कोडोमेन है। तो इसका मतलब आप लोगों का ये फंक्शन ऑन टू हो गया, f इज ऑन टू, ये ऑन टू हो गया। सच दैट कई बार CBSE के क्वेश्चंस जो मैंने मार्किंग स्कीम्स फॉलो करी है, हालांकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, बट मार्किंग स्कीम्स के अंदर मैंने कई बार देखा है कि ना वो इसके बाद सच दैट लिख कर भी कुछ चीज़ें करते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है FOG को ना y के बराबर कर दो। अब FOG का मतलब क्या होता है, f ऑफ g, इसका मतलब होता है कि f के अंदर ना g फंक्शन को पुट कर दो। FOG का मतलब होता है, o मतलब ऑफ, f ऑफ g, f फंक्शन के अंदर g पुट कर दो। तो पहले f बताओ क्या है। सर ये रहा, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां पर x है ना वहां वहां पे g पुट कर दो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मैं फिर से समझाता हूं, आई रिपीटेड माई वर्ड्स, पहले एक बार लिख दूं। आपको ऑन टू हो गया। सर कैसे हुआ, जो y दिया था उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर हमने रेंज निकाल ली, रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई, f ऑन टू हो गया। बहुत ही प्यारा तरीका, लेकिन CBSE की मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए सच दैट लिखा और FOG निकाला। अब FOG क्या होता है सर, f ऑफ g, आपकी किताबों में भी है ये, ठीक है। अब जहां जहां पर x था वहां पर मैंने gx रख दिया, ओके। अब इस gx को रखने के बाद ध्यान से देखना एक एक करके, gx की जगह क्या आएगा। सर gx है क्या, जो आपका fx होता था वो x होता था, तो ये जो आपने निकाला है ना इसे हम gx बोलते हैं। लेकिन सर ये तो y है, तो कोई बात नहीं, आप इसे y की फॉर्म में पुट करो, इसी को आप g बोलते हो, इसी को आप g बोलते हो, याद रखना। तो इसको पुट करो, आ जाओ, 4y + 3 6y
माइनस का 4। बेसिकली जो फंक्शन, दो फंक्शन आपने बना लिए उसको पुट करना है। फिर 4y प्लस का 3, 6y माइनस का 4 और प्लस में 3 माइनस में 4, याद रखना। अब आओ कैलकुलेशन करना सीखो थोड़ा फास्ट। 4 चौक 16, देखते जाना, 4 तिया 12, इसको इससे गुणा करो, प्लस का 3 और 6y माइनस का 4। अब सर ये नीचे वाला कहाँ गया भाई? इस वाले से ये वाला मैं काटने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो, फिर कट कर दो, सेम ही तो है। फिर गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18, इसको इससे गुणा, माइनस का 4, 6y माइनस का 4। रुक जाओ भाई, यह आ गया आपका 16y प्लस का 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, सही है। फिर 24, देखते जाना, प्लस का 18, फिर 6 चौक 24 और 4 चौक 16। कुछ कट रहा है तो काट दो। सर 12 से 12 जा रहा है, 24 से 24 जा रहा है, दिख रहा होगा भाई आप लोगों को। 34y डिवाइडेड बाय 34, 34y डिवाइडेड बाय 34 कट गया, y आ गया। तो बस आपको यही चीज लिखकर दिखानी है, बस और कुछ नहीं करना, कि FOG y के इक्वल आ गया, बस बात खत्म। हालांकि ये चीज जरूरी है भाई ऑन टू तक। ये सच दैट क्या था सर, एक बार और बता दो। जो आपका मेन फंक्शन होता है उसे आप fx बोलते हो, जो आप एक कन्वर्ट करके बनाओगे उसे आप gy बोल दोगे, और इस f में इस gy को पुट करोगे और वो हमेशा y के बराबर आना चाहिए, और वो आएगा, हमेशा आ रहा आएगा। कैलकुलेशन बस साफ सुथरी करना, ठीक है। मेरे जितनी तो साफ सुथरी नहीं कर पाओगे आप मतलब राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सिंपल है। नहीं हो टेलीग्राम पे पूछो, लेकिन करो ज़रूर। इसमें भी आपको नाइदर प्रूफ करना है, तो गलत प्रूफ कर दो। गलत कैसे होगा भाई? x1 जो है वो सिर्फ x2 के बराबर नहीं आएगा, वो किसी और के भी बराबर आ जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो ट्राई करना और मुझे बताना। अब चलते हैं अपनी इस वाली केस स्टडी पे। ये केस स्टडी आप लोगों से पूछी गई है इस बार के सैम्पल पेपर में, और ये अच्छी और ईजी केस स्टडी है, ठीक है। देखो, an organization conducted a race under 2 different category boys and girls। 250 बच्चे हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। रवि फॉर्म्स 2 सेट B और G और पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है। B के अंदर B1 B2 B3 है, G के अंदर G1 G2 लिखा हुआ है, और B का मतलब बॉयज़ है और G का मतलब गर्ल्स है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखो क्या, ये इतना, थोड़ा सा मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, ये इतनी सारी बकैती इसलिए करता है ताकि आपका दिमाग ओझल हो जाए। तो आपके दिमाग को ओझल नहीं होने देना, कंसिस्टेंट रखना है, एग्जाम में चिल रहना है, चिल गाय बनकर रहो। और कोई एक सेकंड रुकना, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है भाई। तो आसानी से देखो क्या पूछा है, रवि की इच्छा है ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B to G, ठीक है भाई। इसने सारे बनाए, फॉर्म बनाई जितनी भी बन सकती हैं, और आपसे पूछा हाउ मैनी सच द रिलेशन आर पॉसिबल। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ही मांग लेगा वो आपसे, ज़रा समझो। B सेट में 3 एलिमेंट हैं और G सेट में 2 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ रिलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर A इंटू B, 3 इंटू 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 आंसर आ गया। 2 की पावर 6 आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 की पावर 6। क्यों हो गया सर पहले क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर 6? भाई जब उसने पूछा ही नंबर ऑफ रिलेशन है, अभी मैं पीछे बता कर आया हूं आपको। अब इसने बोला है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है G का। तो देखो भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है सर? इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब G सेट तो है G1 और G2, तो पहले से रिफ्लेक्सिव बना देता हूं, G1 और G1 और G2 और G2, मतलब G2 G2, बस यही हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर ये कैसे हो गया? भाई एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? यस सर। तो ये ऑटोमेटिक सिमेट्रिक भी है और ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि उनके लिए पहले कंडीशन चाहिए होती है। आप पीछे पढ़ाया ना लेक्चर के अंदर, अब ज़्यादा बकैती मत करो, जाके देखो और अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, आई होप आ गया होगा। भाई ये रिफ्लेक्सिव है ना, और जब ये रिफ्लेक्सिव है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सर क्यों होगा ये तो बताओ भाई। देखो
बता ही देता हूँ भाई, जब इसमें 1,2 जैसी कोई चीज़ नहीं है तो 2,1 क्यों ढूंढोगे, इसलिए ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है, ये भी 1 नंबर का था। आ जाओ, अब रवि डिफाइन करता है B2B एक रिलेशन, देख सकते हो आप, और राइट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सो दैट, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से देखो, B1 है, B2 है, B2 और B1 है, सिमेट्रिक बन रहा है भाई, सिमेट्रिक बन रहा है भाई। अब इसने बोला है इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जोड़े जाएं ताकि ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाए बट सिमेट्रिक ना रहे। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले B1 के साथ B2 है और B2 के साथ B1 है, तो ये सिमेट्रिक तो हो रहा है, लेकिन इसको नहीं करना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात पूरी करो, B1 B1 चाहिए, B2 B2 चाहिए और B3 B3 चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है ना, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, दिख ही रहा है वो तो ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी हो गई। अब एक कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दो जिसका रिवर्स ना बनाओ आप, जैसे मैंने लिख दिया B1 B2 है ना, तो मैंने लिख दिया B2 और B3, क्या लिख दिया मैंने, B2 और B3, तो एक एक्स्ट्रा नंबर मैंने ऐड कर दिया, जिस वजह से देखो इसका पेयर तो सिमेट्रिक था बट B2 और B3 का उल्टा नहीं मिल रहा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो गया। तो ये 4 नंबर आपको ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको B1 ये वाले इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात है, और ये वाला इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप सिमेट्रिक नहीं होने देना चाहते। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो इसका आंसर रहेगा पुत्र, वो रहेगा कि भाई B1 B1, B2 B2, B3 B3 तो ले लो, लेकिन B2 और B3 मत लो इसके अंदर, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट आप करिएगा, इसका रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक भी करना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा नंबर घुसेड़ देना जिसका उल्टा मत डालना। ठीक है, जैसे 1 2 डाल दिया, 2 3 डाल दिया, पर 1 3 मत डालना, ये बात याद रखना। लास्ट वाले क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत होना, इसमें बोला हुआ है शो दैट दिस इज अ 1 1 और ऑन 2, चेक करना है या नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप कर पाओगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बराबर y लिख सकता हूँ? हाँ, तो y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया fx और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इस वाले में आपसे बोला है कि भाई हमारी वैल्यू जो x की है वो भी पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है। जब x और y दोनों पॉजिटिव ही हैं, एक 0 से लेकर 20 रूट तक है और एक हमारा 0 से 200 तक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं सर? x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, यही तरीका होता है सर। fx1 बराबर fx2, 4 से 4 गया। ठीक है, अब करते क्या हो, आप इस पे लगाते हो रूट, और स्क्वायर से जब रूट हटाते हो ना तो आप प्लस माइनस लिखते हो, लेकिन इस वाले केस में आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे, सिर्फ प्लस लिखोगे। क्यों लिखोगे सिर्फ प्लस आप? क्योंकि वैल्यू ही पॉजिटिव्स हैं, जब रखोगे पॉजिटिव तो आएगा भी पॉजिटिव, इस वजह से आपका ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया आपका 1 1। इसी तरीके से हम ऑन टू को भी कर सकते हैं। फिर ऑन टू में क्या करना है सर? y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, ये इधर आ गया, 4y हो गया, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, देखते जाइएगा, पूरी बात देखते जाइएगा, ये आ गया 2 रूट वाई। क्या आ गया? 2 रूट वाई। अब ज़रा नोटिस करके देखो y को, जो आपकी रेंज आ रही है एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, वो आपकी 0 से 200 के बीच ही आ रही है। 0 से 200 ही है ना, और कुछ तो नहीं है? हाँ ठीक है भाई, तो अगर आप नोटिस करोगे तो 200 ही आ रही है, आप रख के भी देख लो चाहो तो। सर 200 का रूट होता है 10 रूट 2, हाँ या ना, और बाहर है 2, 10 दूनी 20, बन रही है ना सेम बातें। तो ये कहना चाह रहा है कि जो y है आपका वो यहाँ पर 0 से बड़ा है, y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है क्योंकि वो अंडर रूट में है, इतना पता होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो 0 से बड़ी और बराबर होती है। तो इसका मतलब, और ये कितनी बड़ी, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी, एज पर लिमिट गिवन इन द क्वेश्चन ये 200 तक जाएगी, तो आपकी रेंज को डोमेन के बराबर हो गई, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप रिलेशन फंक्शन आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपकी दिक्कतें हैं उसको और दूर करा जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस।